नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल और आज हमारे साथ एक उत्तराखंड की बेहद ही खास शख्सियत हैं जिनका अपने आप में एक सफर रहा है, जो जिनकी शुरुआत एक न्यूज चैनल से हुई और उसके बाद आज वो कानपुर विधानसभा के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। स्वागत है सर, उमेश सर का हमारे चैनल पर। सर, जिस प्रत्याशी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा अपने आप में बाहुबली है कि गुंडागर्दी के वीडियो अक्सर देखेगा, क्या उनसे आपको धमकियां नहीं है? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मैंने देखा तो वो बता रहे थे कि मुझे उमेश शर्मा से जान का खतरा है। आपने देखी है? देखिए, सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी कि पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक से अपनी जान को खतरा बताया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति मुंह में 2 पिस्टल दबा सकता है और दोनों हाथों में बंदूक लेकर ये कह सकता है कि उत्तराखंड मेरे डैश डैश है, उसको किस बात का डर? बाहुबली को कौन डरा सकता? जैसा आपको नहीं डरा है उन्होंने इस चुनाव अभियान में? मुझे डराने में तो सरकारें खेल ये तो है खेला, ठीक है। मुझे डराने के लिए वो भी अच्छे से जानते हैं, तो बाहर से कुछ भी कहते हैं। मुझे डराने की क्षमता किसी में है नहीं। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और मैं आज अपनी खानपुर की जनता से डरता हूँ, उत्तराखंड के लोगों से डरता हूँ। इसके अलावा कोई बाहुबली हो, कोई सरकार हो, कोई हो, मैं किसी से डरता हूँ। सिर्फ पत्रकारिता के दौरान आपने लगातार स्टिंग्स किए, एक सरकार भी आपके स्टिंग्स के बाद गिरी है, आप पर ब्लैकमेलिंग के भी आरोप है। इन आरोपों पर आपका क्या है? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारों पर कोई सबसे साधारण आरोप लगाना जो है वो है कि आप, लेकिन वो आरोप साबित करना है जो वहां की जिम्मेदारी है। हम पर जिन भी सरकारों ने आरोप लगाए उन्होंने हमको मुकदमे दर्ज किए, हमारे खिलाफ ईडी की गई, हमारे खिलाफ अन्य जांचें हुई, साबित तो हम करने पर जब गिरफ्तार किया गया तो हम पे ये दर्ज कराया था सरकार ने सब हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अंत में उसी सरकार ने पूरी ताकत लगाने के बाद ये साबित नहीं कर पाई ब्लैकमेल हुआ, और अंत में आरोप पत्रों में से ब्लैकमेलिंग की धाराएं हटानी। तो जब आप अपनी सरकार होने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद आप ये साबित नहीं कर पाए तो साबित करिए ना। 20 साल से मैं तो कहता हूँ कोई तो साबित करे। 22 साल का मेरा पत्रकारिता का सफर हो गया, जीवन का ज्यादा हो गया, 99 से अब तक 24 साल हो गए। कोई तो साबित करे, कोई ऑडियो वीडियो, कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई कुछ तो बताओ। मैं किसी पे भी आरोप लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, आरोप लगाना सबसे आसान। इसलिए इन आरोपों से हम जीवन में डरे नहीं। हम पर आरोप लगे, हम पर राजधर्मों के मुकदमे दर्ज हुए, हमारी ईडी हुई, हमारे खिलाफ सीबीआई हुई, हम लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं और संघर्ष जारी है। ये संघर्ष उस दिन तक जारी है जिस दिन तक उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों वाला उत्तराखंड बन नहीं जाए। तो जब आप स्टिंग्स करते हैं तो कितने स्टिंग्स में आपने हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल किया? क्योंकि ऐसा है, एक भी स्टिंग कभी हमने के माध्यम से नहीं की। स्टिंग हमने नहीं की, मैंने अपनी लाइफ में एक स्टिंग किया, वो भी हरीश रावत। उसके अलावा कोई स्टिंग ऑपरेशन आज तक हुआ नहीं। बाकी सब तो संस्थान के लोग करते हैं, हमारे संस्थान के लोग स्टोरी करें, स्टिंग से करें, सामने से करें, मैं रोकूंगा नहीं। अगर आप सही कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूं? जब माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि स्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती, एक ऐसा माध्यम है जो समाज के अंदर फैले भ्रष्टाचार को दिखाने का इकलौता माध्यम है, तो आप कैसे स्टिंग अवैध कैसे है, पहले आप ये साबित करें। स्टिंग एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप उन जहरीले बिच्छू, सांप, कीड़ों को उनके बिलों से निकाल लाते हैं जो किसी को दिखते नहीं। ये समाज के अंदर ही फैले। सिर्फ पत्रकारिता के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पत्रकारिता के दौरान सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए नहीं, सभी पत्रकारों के लिए होती है। स्तर बदल जाता है, किसी के लिए प्रशासन स्तर पे, किसी के लिए राज्य स्तर पर, किसी के लिए केंद्र स्तर। तो
जब आप सरकार के खिलाफ होते हैं, जब प्रशासन के खिलाफ होते हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, आपको फंसाने की साजिशें की जाती है। रोज आपके खिलाफ कोई ना कोई एक नया अड़ंगा रचा जाता है कि किसी तरीके से आपको ये साबित कर दें कि ये झूठे हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। क्योंकि जिस आप गलत व्यक्ति को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं, उस गलत व्यक्ति के साथ जो उसका एक फोकस होता है, वो सब आपको बदनाम करने पर लग जाते हैं। तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी होंगे, साजिशें भी होंगी, आपको ब्लैकमेलर भी साबित करने के प्रयास किए जाएंगे। आप चलते रहिए, एक दिन तो अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। सर, आपकी विधानसभा है खान, वहाँ के विकास के लिए आपके पास क्या मॉडल है? क्या वो देखिए क्या है, बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी बात है। उस पर सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र का विकास जो करना है, हमें अच्छी सड़कें बनानी, अच्छे स्कूल्स बनाने, सरकारी अस्पताल अच्छा करना है, डिग्री कॉलेज बनाने हैं, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना है, गंगा नदी का तटबंध बनाना है हमारी प्राथमिकता में जो है। तो ये सब वो काम है जो 20-22 सालों में हुए नहीं, 50 सालों से नहीं। हम किसी एक को दोषी क्यों ठहराएं? हम उस पर काम कर रहे हैं, रोड मैप हमने बनाया, जल्दी हम उस पर काम शुरू कर देंगे। कर भी दिया हमने, जितनी जल्दी अपनी विधानसभा में काम कराया, इतना तेजी के साथ काम अभी किसी भी विधानसभा में हुआ नहीं। इसकी वजह क्या आपका मुख्यमंत्री के करीबी होना है? मुख्यमंत्री ही क्यों करीबी है? मेरे तो सभी नेता करीबी है, सभी से मेरी मित्रता है, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि जो गलत है उसका विरोध कर। जैसे अभी आपने सीएम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने का, मैंने कहा मेरे क्षेत्र की जो मैंने 30 सालों का रोड मैप दिया है, आप मुझे 5 सालों में अपने कार्यकाल में पूरा करने का वादा कर देंगे। कोई भी मुख्यमंत्री को कोई भी मुझसे वादा कर दे कि जो रोड मैप मेरा अगले 20 साल का वो 5 साल में पूरा कर देगा, मैं खाली कर दूंगा। मतलब सॉफ्ट थर्ड सीएम के लिए नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे मित्र हैं, आज से नहीं 22 सालों से मेरे मित्र हैं, और जो मित्र धर्म होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप उनको तिलांजलि नहीं दे सकते। आपको पहले उनका हित देखना है, उसके बाद मित्र धर्म देखना है, दोनों के बीच में जो कड़ी है उसको मिलाना, ताकि जब आप अपनी सीट का बलिदान दें तो ना तो आपको अफसोस हो, ना आपको चिंता हो। उमेश कुमार बीजेपी कब ज्वाइन करने वाला? क्यों? हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार आगे जा रहे हैं। चाहते हैं? क्या उमेश कुमार का कोई प्लान नहीं है? मेरा प्लान होता तो बहुत पहले ज्वाइन करूँ। अगर कैबिनेट मंत्री या कोई मंत्री बन सकता है? मेरे लिए मेरी खानपुर की जनता सर्वोपरि है और मेरे उत्तराखंड की जनता सर्वोपरि है। जिस दिन पूरे उत्तराखंड से की मांग आएगी कि आप भाजपा में चले जाइए, उस दिन चले जाएंगे। और जब तक मेरे लोग कहेंगे कि नहीं, आपको नहीं जाना, आप बाहर खड़े रहिए और बाहर खड़े होकर दोनों से लड़िए, दोनों से लड़ेंगे। हम तो शुरू से आज तक दोनों से लड़ रहे हैं, आगे भी ऐसे लड़ेंगे। लेकिन अकेले उमेश कुमार पूरे उत्तराखंड के लिए कोई बात नहीं, विधानसभा कोई बात नहीं, जितना काम कर पाएंगे उतना तो करेंगे। क्या एक्सपेंशन की प्लानिंग है? क्या लोगों पे निर्भर करता है। अगर वो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है वो आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बने, तो वो साथ दे, वो तय करें कि उमेश कुमार एक बड़ी लकीर से उनको भरोसा होना चाहिए हम। और आज तक ईश्वर की कृपा रही, बाबा बद्री केदार की, सभी लोगों को धीरे धीरे इस बात का भरोसा हो गया कि एक ही आदमी उत्तराखंड में लड़ाई लड़ सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो सरकारों के खिलाफ, वो उमेश कुमार, क्योंकि वो न डरता है, ना दबता है, ना रुकता है, ना चलता है। 20-22 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी, कुछ समस्याएं जस की तस, जैसे पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ों में अभी तक सड़कों का नेटवर्क नहीं मिल रही, आज पानी की समस्या ज्यादातर पहाड़ में। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसके? मेरे पास प्लान है, मेरे पास रोड मैप है, जिससे मुझे उत्तराखंड की जनता मौका देगी। फिर मैं 5 साल में दिखाऊंगा, राज्य भी बदलेगा, राज्य की सूरत भी बदलेगी, राज्य की सीरत भी बदलेगी, और लोगों का जो एक इस समय विश्वास उठ गया है सरकारों से, राज्य की ब्यूरोक्रेसी से, वो भी वापस स्थापित हो।
तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, हम ये आकलन लगा सकते हैं कि उमेश कुमार इस वैक्यूम को भरने के लिए कोई वो वैक्यूम बहुत पहले से है, लेकिन कोई चेहरा लोगों को मिला नहीं जिस पर वो भरोसा जता सके। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी एक समाज के तबके की आवाज उठाने जाता है, वो सरेंडर कर देता है सरकारों के सामने, यार नहीं ठीक है, अरे छोड़ो यार, क्या ठीक है। तो वो जो छोड़ो वाला है ना, कि अपना लाभ देखते हुए दूसरे की बलि चढ़ाने में, वो यहाँ चला आ रहा है। बहुत सारे समाज सेवी ऐसे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बड़े जोर शोर से किसी मुद्दे को उठाते हैं, 4 दिन बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके स्वार्थ उन मुद्दों के आड़े ना। जिस दिन आपका स्वार्थ उन सबसे ऊपर उठ जाएगा और जनता का स्वार्थ आपके लिए सर्वोपरि हो जाएगा, उस दिन आप ना बिकेंगे और ना आपको किसी के अंदर आपको परिवर्तन होगा। जिस दिन आप प्राइसलेस हो जाएंगे, उस दिन इस राज्य का जब 10 लोग ये तय कर लें कि हम प्राइसलेस हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सम्मान की, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने रहे, उस दिन अपने आप इतिहास क्या उमेश कुमार अपने संगठन को राज्य की दूसरी विधानसभाओं में एक्सपेंड कर रहे हैं? देखिए, उमेश कुमार एक तीन उमेश कुमार है। तीन उमेश कुमार उत्तराखंड के हर जिले में काम कर रहे हैं। तीन उमेश कुमार से लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और एक कारवा जो है अकेले इंसान के साथ जो शुरू हुआ था, वो आज हजारों सैकड़ों लाखों लोगों का कारवा बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि जनता के मुद्दों की लड़ाई सड़कों पर भी आकर लड़ी जाएगी और कुछ बदलने के लिए समाज को एक जगह एकजुट करके एक बड़ी लड़ाई के तौर पर, आंदोलन के तौर पर खड़ा करने में सक्षम मिली। इसका ये कारण है कि जब तक एक बड़ा समूह एकजुट होकर किसी बात पर अड़ता नहीं है, लड़ता नहीं है, तो कोई भी लड़ाई आप जीत नहीं सकते। आज फिर उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पूर्व में लोगों ने लड़ी थी, आंदोलनकारियों ने लड़ी, वही लड़ाई एक बार दोबारा लड़नी थी। क्या उमेश कुमार एक नया क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड में खड़ी करेंगे? अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हमारे पास किसी भी तीसरे मोर्चे से ज्यादा कई गुना बड़ा संगठन है। अब किसी किस तरफ ले जाना है तो आप लोग कहते हैं, हम अपने काम पर लगे। विधानसभा सत्र का दूसरा हमारा मौका मिला हमें बोलने का, बात रखने का। हमने 2005 से पहले की जो पेंशन थी, उस पेंशन को लागू करने के लिए बात रखी, वो भी सदन के पटल पर आई। हमने उत्तराखंड के स्थानीय उद्योगों में, संस्थानों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के जो आदेश है उनको अमल लाने के लिए संकल्प की बात की। उस संकल्प पत्र को भी पढ़ा गया, वो भी सदन के पटल पर आया। अभी लड़ाई लड़नी है युवाओं को रोजगार दिलाने की, अभी लड़ाई लड़नी है स्वास्थ्य सेवाओं की। मेरी 2 प्रमुखताएं हैं। तीसरी प्रमुखता जो है वो तीसरे नंबर पर है, वो शिक्षा। सबसे पहले रोजगार के लिए लड़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ाई और शिक्षा के लिए, ये 3 मुद्दों पर हम लड़ेंगे। इन तीनों सेक्टर्स के हमें सिस्टम को ठीक करना है, हमें इन तीनों सेक्टर में से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमें उत्तराखंड को एक सही ट्रैक पर लाना है जहां से वो अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ सके जिसका सपना लोगों ने देखा। जो हम आपके बारे में जानते हैं, एक पत्रकार जो कभी स्कूटर में घुमा करता था और वो फिर एक चैनल का प्रमुख बना और फिर निर्दलीय विधायक, ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है जिस पर विश्वास करना कई मायनों में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो एक अजीब इत्तेफाक हो या फिर पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया। देखिए, सब कुछ ईश्वरीय सत्ता क्या नहीं। यदि आप और मैं चाहने लगे
तो चाहतों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिलता वही है जो भाग्य में है। भाग्य से अधिक और भाग्य में जो नहीं है वो कभी नहीं मिलता। आप जिस राह पर चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। आपके जो जीवन में आपने जो गोल बनाए हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, आप उनकी तरफ बढ़ते रहिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे लोग बाधाएं बनेंगी, बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, साजिशें होंगी। आप चलते रहिए, रुकिए, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर सर, आपने पहली बार विधानसभा का इलेक्शन था 2022 का चुनाव, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से आप रहे हैं, ये चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, बेसिकली चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण नहीं था। चुनाव लड़ना उन लोगों के साथ जिनकी मानसिकता पहाड़ विरोधी है, वो ज्यादा कठिन है। जो लोग उत्तराखंड की अहमियत नहीं समझते, जो लोग उत्तराखंड के संस्कारों से जिनका कोई लेना देना है, जो लोग पहाड़ के महत्व को नहीं समझते, ये लड़ाई उन लोगों से। जो लोग राज्य को गालियां देते हैं, राज्य को ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं बोले, मैं बोलना नहीं चाहता, ये लड़ाई उन लोगों से थी, उस मानसिकता के साथ। और ये लड़ाई पत्रकारों के सम्मान की थी, ये लड़ाई पहाड़ के सम्मान। उमेश कुमार नहीं जीता, जीते हैं पत्रकार, जीती है खानपुर की जनता, और जीता है पहाड़। उत्तराखंड में रहना है, उत्तराखंड जिंदाबाद बोलूंगा। आप पहले से भी आए इस देश में, यहाँ सभी बाहरी कुछ पहले आ गए, कुछ बाद में आए, लेकिन जिसको भी इस राज्य ने शरण दी, जिस व्यक्ति ने भी इस राज्य का जल पिया, अन्न खाया, उस राज्य को उत्तराखंड जिंदाबाद बोलो। उत्तराखंड जिंदाबाद इसलिए भी बोलना पड़ेगा कि उत्तराखंड उन अन्य राज्यों में से नहीं है जो खैरात में मिल गए। उत्तराखंड 43 शहीदों की शहादत के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य कटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहे के हत्याकांड के बाद उत्तराखंड मिला। इसकी अहमियत आपको समझनी पड़ेगी। आप देश में दुनिया से कहीं भी आइए, आपका उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन आप उत्तराखंड को गाली देंगे, वो आपको आपकी हैसियत और आपकी जगह दोनों डिफरेंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू देने के लिए। और मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू पूरा देख चुके हैं तो इस इंटरव्यू को और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी इस इंटरव्यू को देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।